हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल मशीन के जो चैप्टर है उसमें अब हम पुली के बारे में पढ़ेंगे। पुली क्या है? पुली, जिसको हम हिंदी में घेरनी कहते हैं, यह लकड़ी या धातु से बना हुआ एक खांचेदार पहिया होता है, यानी जिसमें ग्रूव होता है, जो अपनी एक्सल या धुरी के परिधि स्वतंत्रतापूर्वक घूमता है, उसे हम पुली कहते हैं। इसकी जो संपूर्ण परिधि है उस पर खांचा बना होता है, जिस पर रस्सा चलता है, और उस खांचे के कारण रस्सा पुली से नहीं उतरता। पुली की धुरी के दोनों सिरे पर लकड़ी या धातु से एक ढांचे पर लगी होती है, यानी ये जो घिरनी है हमारी, ये एक लकड़ी के ढांचे या धातु के ढांचे पर लगी होती है, जिसे हम पुली ब्लॉक कहते हैं। जब हम इसे संबंधित प्रश्न करते हैं तो इसे हम मान के चलते हैं कि इस रस्सी और पुली के बीच जो घर्षण है वो बिल्कुल ज़ीरो है, और इनमें जो तनाव और रहता है, और जिससे रस्से के दोनों ओर के जो भागों में जो तनाव है वो सब तनाव है, जिसे टेंशन कहते हैं, वो समान रहता है। और हम इसमें जो प्रयुक्त होने वाली रस्सी है वो उसे हम भारहीन मानते हैं। सिंगल पुली, या उसे कहते हैं हम एक घिरनी। जब किसी घिरनी ब्लॉक में केवल एक ही पुली लगी होती है तो उसे हम एकल घिरनी ब्लॉक कहते हैं। एकल घिरनी से कोई यांत्रिक लाभ प्राप्त नहीं होता। इसका उपयोग हम सुविधा अनुसार प्रयास की दिशा बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी जो हम एफर्ट लगाते हैं उसकी दिशा बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुएं से पानी भरी हुई बाल्टी को खींचना, उसमें हम सिंगल पुली का यूज़ करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक फिक्स्ड पुली और एक मूवेबल पुली, यानी अचल घिरनी और चल घिरनी। फिक्स्ड पुली क्या होती है? जो घिरनी अपने ब्लॉक की सहायता से अपने एक स्थिर बिंदु पर लटकी रहती है, अर्थात क्रिया के समय घिरनी का केंद्र ऊपर या नीचे नहीं चलता, बल पर स्थिर रहता है, उसे हम अचल घिरनी या फिक्स्ड पुली कहते हैं। अगली है चल घिरनी या मूवेबल पुली। जो घिरनी अपने पुली ब्लॉक सहित ऊपर या नीचे चल सके, यानी उसका जो केंद्र है वो ऊपर या नीचे चल सके, तो उसे हम मूवेबल पुली कहते हैं। घिरनी के तीनों नक, यानी 3 सिस्टम पुली में भी चल घिरनी का प्रयोग होता है। जो तीन सिस्टम होते हैं पुली के, उनमें चल घिरनी का ही प्रयोग करते हैं। अब क्या है? एकल अचल घिरनी का यांत्रिक लाभ, यानी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली। जो हमारी जो पुली है वो फिक्स्ड है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज इस डायग्राम में देखते हैं। पुली है वो फिक्स्ड है पुली ब्लॉक में, और बीच में एक्सल है, और एक तरफ वेट लगा हुआ है रस्सी पर, और एक तरफ हम एफर्ट लगा रहे हैं पी। माना किसी घिरनी पर लिपटे रस्से जो उसके ऊपर लिपटा हुआ है कि एक सिरे पर भार W और दूसरे सिरे पर हम प्रयास P लगाते हैं, तथा संतुलन की अवस्था में, मतलब इस कंडीशन में संतुलन की अवस्था में यह पुली ब्लॉक किसी स्थिर बिंदु O पर बंधा है। ऊपर जो देख रहे हैं वो पॉइंट O है जो स्थिर है। यदि घिरने को घर्षणहीन मानते हैं, यानी हमने पहले ही बताया था कि घिरनी और रस्से के बीच घर्षण शून्य मानते हैं, और रस्सा भारहीन है, तब रस्से और दोनों ओर, जो रस्से के दोनों ओर जो तनाव है वो समान रहता है, यानी जो W है वो P के बराबर होगा। और हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? भार अपॉन प्रयास, यानी लोड अपॉन एफर्ट, यानी W अपॉन P। तो W हमारे यहाँ P के बराबर है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ गया। इस घिरनी से भार द्वारा चली गई दूरी एवं प्रयास द्वारा चली गई दूरी समान होती है। इसी कारण से जो इसका वेग अनुपात है वो भी 1 होता है। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, इसी प्रकार इसका जो वेलोसिटी रेशो है वो भी 1 होता है। वेलोसिटी रेशो क्या होता है? P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी। माना P द्वारा चली गई दूरी y है और W द्वारा x है, तो y = x है, तो ये भी 1 हो गया। अब है एकल चल घिरनी का यांत्रिक लाभ, यानी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली। ऊपर तो फिक्स पुली थी, यहाँ मूवेबल पुली। मूवेबल पुली क्या होता है? जिसका जो केंद्र है वो ऊपर नीचे हो सके। तो यहाँ पर एक पुली दिख रही है जो मूवेबल है, इस पर एक रस्सी लगी हुई है, एक रस्सी का एंड किसी ब्लॉक में फिक्स है और एक तरफ से हम एफर्ट लगा रहे हैं।
तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ पर रस्सी का में तनाव दोनों तरफ सेम होगा, तो P इज इक्वल तो तनाव क्या है दोनों तरफ, एक तरफ T दूसरी तरफ भी T, तो P इज इक्वल टू T प्लस T और P इज इक्वल टू T है, तब क्या हो गया 2P इज इक्वल टू W, यानी P इज इक्वल टू W/2, यानी जो एफर्ट है वो W/2 हो गया। तब मैकेनिकल एडवांटेज हमें पता है W/P है, तो P की वैल्यू क्या है W/2, तो W/W/2, तो W से W कटा और बचा 2, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया। यानी फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 था और मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, तो ये ज़्यादा होता है, इसलिए हम मूवेबल पुली यूज़ करते हैं पुली सिस्टम में। अब यहाँ से देखो क्लियर होगा, ये हमने 2 पुली ली, एक फिक्स्ड पुली ली, एक मूवेबल पुली ली। जो मूवेबल पुली है हमारी, उस पर हमने भार W लगा दिया और उसके जो ये रस्सी है इसके एक सिरे पर एक सिरा फिक्स है और दूसरा सिरा दूसरी पुली से होते हुए P एफर्ट लगाया हमने। यदि प्रयास यानी एफर्ट P बल सिरा 2x दूरी नीचे चलता है, यानी 2x ये लेफ्ट हैंड में देखो P एफर्ट है, तो वो P1 पर B से दोनों ओर रस्से जो रोप स्ट्रिंग है, रोप या स्ट्रिंग कहते हैं, के जो भाग हैं वो x दूरी ऊपर उठते हैं। यानी ये जो मूवेबल पुली है ये ऊपर की तरफ उठती है x दोनों साइड से, यानी ये इसके जो दोनों साइड ये रस्से हैं ये दोनों साइड x दूरी चलते हैं, तभी P 2x दूरी चला। तो रस्सी द्वारा चली गई दूरी 2x होगी, यानी x लेफ्ट हैंड साइड से x राइट हैंड साइड से। इस स्थिति में घिरनी B ऊपर उठकर B1 पर पहुंच जाती है, यानी उसका केंद्र B1 पर पहुंच गया। इस प्रकार प्रयास P का क्रिया बिंदु 2x दूरी नीचे चला जाता है, तो भार W ऊपर की ओर x दूरी उठ जाता है, यानी भार x दूरी ऊपर उठा। अतः चल गिरने की स्थिति में वेलोसिटी रेशो यानी वेग अनुपात क्या हुआ, प्रयास P द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार W द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास P द्वारा कितनी चली गई दूरी 2x और भार द्वारा x, तो 2x अपॉन x, तो ये आ गया 2, यानी वेलोसिटी रेशो आ गया 2। उपरोक्त निष्कर्ष ज्ञात करने में किसी के भार जो W नगण्य यानी जो घिरने का भार है हम इसमें नगण्य मानते हैं, परंतु यदि हम घिरने का भार सम्मिलित करें, यानी इसे स्मॉल w मान लिया हमने, घिरने का भार स्मॉल w है, तो जब इसे हम मानेंगे तब D पर ऊपर देखो जो पॉइंट D है जहाँ पर प्रतिक्रिया है, जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी W प्लस W/2, यानी W जो भार लटकाया है स्मॉल w जो घिरने का भार है बाई 2, वो इतनी प्रक्रिया होगी, यानी T इज इक्वल टू W प्लस स्मॉल w/2। अब बिंदु C पर प्रतिक्रिया क्या होगी, देखो बिंदु C पर दो, एक लेफ्ट हैंड साइड पर T है और एक राइट हैंड साइड पर T है, यानी 2T हो गई, यानी T प्लस T यानी 2T प्लस घिरने का भार यानी W। तब यांत्रिक लाभ क्या होगा, वेलोसिटी रेशो इनटू एफिशिएंसी, और आदर्श घिरने के लिए एफिशिएंसी 1 होगी या 100% होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या VR इंटू एफिशिएंसी यानी 2 इंटू 1, यानी मैकेनिकल एडवांटेज 2। यही हमने ऊपर भी किया था, जो मूवेबल घिरनी होती हैं उनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होता है। अब घिरनियों के निकाय यानी सिस्टम ऑफ पुली। जब भारी बोझ या भार, जब हम भारी बोझ या भार उठाना होता है तो हम उठाने के लिए घिरनियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे प्रबंध को घिरनियों का निकाय कहते हैं, जब हम भारी बोझ उठाने के लिए हम बहुत सारी घिरनियों का उपयोग करते हैं। एक घिरनी की अपेक्षा इनका यांत्रिक लाभ अधिक होता है, यानी हम एक से ज़्यादा घिरनी यूज़ करते हैं तो इनकी जो यांत्रिक लाभ है जो सिंगल हमारी पुली होगी उससे ज़्यादा होगा। इनमें कई चल यानी फिक्स्ड और कई अचल नहीं यानी चल यानी मूवेबल और कई अचल यानी होते हैं। पहला है फर्स्ट सिस्टम पुली, सेकंड सिस्टम पुली और थर्ड सिस्टम पुली। तो हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट सिस्टम पुली। इसमें क्या है, इस निकाय में 2 या 2 से अधिक चल घिरनियाँ तथा केवल एक अचल घिरनी होती है, यानी इसमें
जो घिरनियों की संख्या है, जो चल घिरनियों की यानी जो मूवेबल घिरनी की संख्या है वो 2 या 2 से अधिक होगी और अचल घिरनी की संख्या 1 होगी। जितनी चल घिरनियाँ होंगी उतनी ही रस्सियाँ होंगी, यानी अगर चल घिरनियाँ 2 हैं तो रस्सियों की संख्या 2 होगी, चल घिरनियाँ 3 हैं तो रस्सियों की संख्या 3 होगी। इस निकाय में घिरनियाँ, जो ये डायग्राम है इसमें इस प्रकार व्यवस्थित किए हैं कि प्रत्येक घिरनी से गुजरती हुई डोरी का एक सिरा ऊपर फिक्स है और दूसरा सिरा उससे ऊपर वाली घिरनी के केंद्र पर बंधा है। देखो डायग्राम में जहाँ पर डब्लू भार पहली पुली पर लगा है तो इसका एक सिरा रस्सी का ऊपर ए पर फिक्स है और दूसरा सिरा घिरनी 2 पर के केंद्र पर है। इस प्रकार अंतिम डोरी का जो दूसरा सिरा है ऊपर वाली अचल घिरनी, जो घिरनी नंबर 4 है, से होता हुआ नीचे स्वतंत्र लटका रहता है। यानी जो लास्ट घिरनी है, जो फिक्स्ड पुली है, जो लास्ट घिरनी जो पी लगाते हैं और सबसे निचली वाली जो घिरनी 1 है उस पर हम लोड डब्ल्यू लटकाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि इस प्रबंध में प्रत्येक घिरनी, जो चल घिरनी है, कि डोरी का एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, स्थिर होता है, और दूसरा सिरा ऊपर वाली घिरनी के केंद्र पर बंधा होता है। इस प्रकार कई घिरनियाँ इस प्रबंध में जोड़ी जा सकती हैं। अब माना जो 1 2 3 है, जो इसमें पहली 3 1 2 3 ये चल घिरनियाँ हैं और प्रत्येक पुली का भार स्मॉल डब्लू है और भार डब्लू, कैपिटल डब्लू, पुली 1 से बंधा है। यानी पुली 1 पर हमने भार डब्लू को बांध दिया और T1 T2 और T3 ये अलग अलग रस्सियों में उत्पन्न तनाव है। देखो T1 T2 T3 ये जो पुली में लगी हैं रस्सियाँ, इनमें उत्पन्न तनाव है। तो फर्स्ट घिरनी के लिए, फर्स्ट घिरनी में देखो 2 T1 है, एक तो दूसरी पुली के केंद्र पर है और एक फिक्स्ड आधार पर बना है। तो T1 + T1 = ये W के बराबर है, यानी 2T1 = W, यानी T1 क्या आ गया W/2। दूसरी चल घिरनी के लिए क्या है, इसमें भी 2 टेंशन है। T2 एक जो फिक्स एंड पर बंधी है और एक T2 जो तीसरी पुली के केंद्र पर है, तो वो T2 है और नीचे से क्या आ रहा है T1। तो T2 + T2 = T1, यानी 2T2 = T1। तो T2 = 2T2 = T1 और T1 की वैल्यू हम पता है क्या होती है W/2। ऊपर निकालिए तो T2 क्या हो गया W/4 या W/2। ऐसी तीसरी घिरनी के लिए इसमें देखो T3 एक फिक्स एंड पर है और एक जो फिक्स पुली के ऊपर से होके जा रही है, तो ये T3 है और क्या बैलेंस कर रहा है इसको T2, यानी 2T3 = T2 और T2 क्या है W/2, यानी W/4। तो T3 क्या हो गया W/3। अतः यदि निकाय यानी सिस्टम के कुल चल घिरनियों की संख्या यानी मूवेबल घिरनियों की संख्या n है, यानी जो मूवेबल जो हमारी पुली है वो n माने, तब हमारा जो Tn होगा, लास्ट वाली जो n वाली पुली होगी, तो उसमें का जो टेंशन होगा Tn = W/2n। चित्र के अनुसार अंतिम घिरनी जो है हमारी, यानी जो फिक्स पुली है, कि डोरी पर तनाव T3 लगाया गया प्रयास P है, यानी T3 पर जो लगाया गया प्रयास है P, वो डोरी पर लगाया गया प्रयास वो P के बराबर है। तो उसी प्रकार यदि n घिरनियाँ होंगी तो n वाले घिरनी पर जो टेंशन होगी Tn, तो उस पर लगाया गया वो किसके बराबर होगा P के। तो P = Tn, तो तब क्या होगा P = W/2n। अतः यांत्रिक लाभ क्या होगा भार अपॉन प्रयास यानी W/P। तो W अपॉन प्रयास क्या, W एडवांटेज क्या आ गया फर्स्ट सिस्टम के लिए 2n, यानी n = अगर 3 होता, यहाँ 3 लिए हमने, तो क्या हो गया मैकेनिकल एडवांटेज 8। और इसमें क्या आदर्श मशीन के लिए एफिशिएंसी 1 होती है, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो बराबर होता है। अब है सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली क्या है, इस निकाय की मुख्य पहचान ये है कि केवल एक ही डोरी सभी घिरनियों से होकर जाती है। इसमें देखो ऊपर वाला जो ब्लॉक है और ये नीचे वाला ब्लॉक है, इसमें सभी
एक ही रस्सी से बंधी, एक ही रस्सी सभी से होकर जाती है। चित्र के अनुसार जो सभी पुलियाँ हैं 2 ब्लॉक में लगी हैं। ऊपर ब्लॉक फिक्स्ड कहलाता है, यानी फिक्स होती हैं ऊपर, और नीचे वाला ब्लॉक मूवेबल होता है जिस पर बाहर डब्लू लटका है। देखो नीचे बाहर डब्लू है। निचले ब्लॉक की घिरनियों की संख्या ऊपर अचल पुली ब्लॉक की घिरनियों की संख्या के बराबर होती है या एक कम होती है। या तो ऊपर वाली घिरनियों की संख्या के बराबर होगी या कम होगी। इस प्रकार इस निकाय में कुल घिरनियों की संख्या सम या विषम हो सकती है। अब देखो चित्र के अनुसार घिरनियों की संख्या सम होने पर रस्सी का एक सिरा ऊपरी ब्लॉक से तथा घिरनियों की संख्या विषम होने पर निचले ब्लॉक से बांधा जाता है। अब देखो फिगर ए में सम संख्या है तो रस्सी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ऊपर ब्लॉक से बंधी हुई है जहाँ से रेड पेन दिखाई दे रहा है, और विषम होने पर निचले वाले ब्लॉक से, जहाँ से देखो सेकंड वाले में जहाँ से रेड पेन दिखाई दे रहा है यहाँ से स्टार्ट होती है। इस प्रकार रस्सी के एक सिरे को ब्लॉक से बांधने के बाद रस्सी को दूसरे ब्लॉक की प्रथम घिरनी पर लपेट देते हैं और बारी बारी से ऊपर और नीचे वाली घिरनियों पर लपेटते हुए अंत में रस्सी का दूसरा सिरा ऊपरी ब्लॉक के अंतिम घिरनी से होते हुए ले जाकर एक स्वतंत्र सिरे पर प्रयास पी लगाते हैं तथा निचले ब्लॉक पर डब्लू भार लटकाया जाता है। इस निकाय में घिरनियों की प्रत्येक स्थिति सम या विषम में हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, प्रत्येक स्थिति में घिरनियों के दोनों ओर डोरियों के ऊर्ध्वाधर भागों की संख्या कुल घिरनियों की संख्या के बराबर होगी। यानी जितने भी ऊपर ऊर्ध्वाधर संख्या होगी डोरियों की, उतनी ही हमारे पास पुली होंगी। यदि निकाय में कुल घिरनियाँ n हैं तो डोरी में के प्रत्येक भाग में तनाव T हो तो उठाया गया भार क्या होगा? डब्लू। एन टी इज इक्वल टू डब्लू, या टी जो तनाव है वो किसके बराबर है? डब्लू के। अब हमने n घिरनियाँ ले ली हैं तो क्या होगा? एन टी इज इक्वल टू डब्लू, और हमें पता है कि जो तनाव होगा वो P के बराबर होगा, यानी P इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डब्लू अपॉन एन। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? डब्लू अपॉन पी, डब्लू की वैल्यू एन टी अपॉन पी, और P की वैल्यू क्या है? T। तो यहाँ पे आ गया T से T कट गया, N बचा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज N हो गया। परंतु मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 तभी संभव है जब निचले ब्लॉक की घिरनियों का भार नगण्य हो। यानी अगर हम निचले वाली घिरनियों का भार नगण्य माने तभी संभव है, परंतु यह संभव नहीं, यानी कुछ ना कुछ भार होता ही है। माना निचले ब्लॉक का भार W है, यानी नीचे वाला जो ब्लॉक है इसमें जो घिरनियाँ हैं उसका भार हमने स्मॉल w माना, तब एन टी इज इक्वल टू डब्लू प्लस स्मॉल w, और P इज इक्वल टू टी है। हमें पता है जो लगाया गया एफर्ट है वो टेंशन के बराबर है, तो क्या हुआ? P इंटू एन इज इक्वल टू डब्लू प्लस स्मॉल w। तो P क्या आ गया हमारे पास? W प्लस स्मॉल w अपॉन एन। तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W अपॉन P, यानी W अपॉन W प्लस W अपॉन एन। एन ऊपर चला गया, W एन अपॉन W प्लस स्मॉल w। यह हो गया हमारा यांत्रिक लाभ। अब है थर्ड सिस्टम, घिरनियों का थर्ड सिस्टम। यह प्रथम घिरनी निकाय जो फर्स्ट सिस्टम हमारा पुली है उसका उल्टा है। इस निकाय में कुल घिरनियों में से केवल एक ही अचल घिरनी है, यानी उसमें सिर्फ एक ही अचल घिरनी होती है, अन्य सभी चल घिरनियाँ होती हैं। इसमें डोरियों की संख्या घिरनियों की कुल संख्या के बराबर होती है, यानी कुल घिरनियाँ 4 हैं तो डोरियाँ भी 4 होंगी। इस सिस्टम में प्रत्येक डोरी का एक सिरा हॉरिजॉन्टल बीम से बंधा होता है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। हॉरिजॉन्टल बीम से बंधा है जिसे हम क्षैतिज छड़ कहते हैं, जिसे भार W लटकाया जाता है, यानी इसी पर हम भार W लटकाते हैं, तथा डोरी का दूसरा सिरा घिरनी से गुजरने के बाद उससे नीचे वाली घिरनी के केंद्र पर बंधा होता है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर जो फिक्स्ड पुली है उससे जो एक रोप जा रही है जिस पर टेंशन T4 है, वो घिरनी नंबर
3 के केंद्र पर बंधी है, उसी प्रकार 3 से जो जा रही है वो 2 पर बंधी है, और उसी प्रकार जो 2 से जा रही है 1 पर बंधी है, और 1 का सिरा फ्री है। जो गिरनी 1 पर रस्सी जा रही है उसका 1 सिरा फ्री है। डोरी नंबर 4 छड़ से चलकर घिरनी 4 से होती हुई घिरनी 3 के केंद्र पर बंधी है। डोरी घिरनी 3 से चलकर घिरनी 2 के केंद्र पर बंधी है। उसी प्रकार डोरी 2 भी और डोरी 2 1 के केंद्र पर बंधी है, और इस प्रकार डोरी 1 भी छड़ से चलकर घिरनी 1 से होती हुई प्रयास P लगाने के लिए स्वतंत्र लटका हुआ है। प्रथम दशा में हम क्या करते हैं, जब हम घिरनियों का जो भार है W 0 मानते हैं, उस समय क्या है, माना इस प्रबंध में डोरियों में तनाव T1 T2 T3 यानी हर पुली का जो तनाव है, पहली पुली का तनाव T1 है, दूसरी का T2 है, तीसरी का T3 है, चौथी का T4 यानी पुली पर जो रस्सी लगी है उनमें तनाव ये है। माना सभी घिरनियाँ घर्षण रहित है, यानी कोई घर्षण नहीं है, प्रत्येक डोरी भारहीन है, और डोरियों के वे भाग जो घिरनियों के संपर्क में है नहीं है वो पूर्णतः ऊर्ध्वाधर है, यानी पूर्णतः वर्टिकल है। प्रत्येक डोरी के दोनों भागों में तनाव समान है, ये हम मानते हैं। तो पहली घिरने के लिए T1 = P होगा, क्योंकि ये P और T1 को संतुलित कर रहा है। दूसरी घिरने के लिए T2 क्या है, 2 T1 को संतुलित कर रहा है, T1 प्लस, तो ये क्या होगा 2T1 यानी 2P हो गया। उसी प्रकार तीसरी घिरनी T2 + T2, तो ये क्या होगा 2² P। उसी प्रकार T4 ये क्या होगा TQ यानी 2³ 3 × P। इस प्रकार अगर यदि n घिरनियाँ हैं तो क्या हो जाएगा Tn 2n - 1 × P। चूँकि भार अब W है तो W सभी को संभाल रहा है, तो पूरा भार तो सभी जुड़ जाएंगे, यानी T1 + T2 + T3 + T4 Tn तक। तो यहाँ पर T1 T2 T3 की वैल्यू रख दो, तो रखने पर क्या मिला, मैं W = P बाहर ले लिया, 1 + 2 2 + 2 एंड सो ऑन 2n - 1। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे GP सीरीज़ का फॉर्मूला। तो GP सीरीज़ का फॉर्मूला लगाने पर हमें क्या मिलेगा, W = P × 2n - 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ हमारा, W/P यानी P 2n - 1 P। P से P कट गया और क्या मिला में 2n - 1। ये हमारा थर्ड सिस्टम पुली का मैकेनिकल एडवांटेज हुआ। अब है हमारे पास वेस्टर्न की, जो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली है, व्यासांतर गिरनी जिसे कहते हैं, वेस्टर्न की व्यासांतर गिरनी। इस मशीन में 2 ब्लॉक होते हैं, एक चल और दूसरा अचल। ऊपरी ब्लॉक छत या बीम पर फिक्स्ड होती है, जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है वो फिक्स्ड होता है। ऊपर वाले फिक्स्ड ब्लॉक में 2 घिरनियाँ एक ही अक्ष पर लगी होती हैं। इसके व्यास भी भिन्न होते हैं, एक का छोटा होता है एक का बड़ा। इनका व्यास माना हमने, एक का D1 और एक का D2 है। ये दोनों घिरनियाँ आपस में फिक्स्ड होती हैं, जिसके कारण एक साथ घूमती हैं। नीचे के ब्लॉक में केवल एक मूवेबल पुली होती है। इस निचले ब्लॉक पर ही उठाया जाने वाला भार W लटकाया जाता है। एक सिरा रहित यानी एंडलेस रस्सी या चैन चित्र के अनुसार ऊपर वाली बड़ी घिरनी पर से होते हुए निचले ब्लॉक की घिरनी पर लपेटते हुए और अंत में ऊपरी ब्लॉक की छोटी घिरनी पर लपेटी जाती है। बड़ी घिरनी से आने वाली डोरी के सिरे तथा छोटी घिरनी पर लटकने के बाद बचे हुए डोरी का भाग आपस में जोड़कर डोरी सिरा रहित बना दी जाती है। इस डायग्राम में देख रहे हैं D1 डायमीटर है बड़ी वाली का, D2 डायमीटर छोटी पुली का। ये ऊपरी ब्लॉक है और ये नीचे वाला ब्लॉक है। इसमें मूवेबल, नीचे वाले ब्लॉक में मूवेबल पुली है जिस पर बाहर लटका हुआ है और एंडलेस रोप है। जब बड़ी घिरनी पर प्रयास P लगाया जाता है, यहाँ देखो प्रयास P लगाया हमने बड़ी वाली घिरनी पर, तो दोनों घिरनियाँ एक साथ घूमती हैं, जिससे बड़ी घिरनी पर डोरी लिपट आरंभ होती है। यानी अब यहाँ पर डोरी इस पर रैप होने लगेगी यानी लिपटने लगेगी, तथा छोटी घिरनी से डोरी खुलकर नीचे की ओर आती है। अतः प्रत्येक चक्कर में डोरी लिपटती अधिक है क्योंकि उसकी परिधि ज़्यादा है।
और कम परिधि वाली घिरनी से खुलकर नीचे की ओर आती है। स्पष्ट है कि डोरी के ऊपर की ओर लिपटने की दर खुलकर नीचे के आने की दर से अधिक है, तो इसी कारण भार W ऊपर उठता है। चल घिरनी से जाने वाली डोरी A, जो A है, यानी जो हमने माना जो चल घिरनी से जो हमारी जो डोरी जाएगी, जो बार वाली जो ऊपर वाली है जिसका डायमीटर D1 है, तो वो कितना चलेगी, पाई D1 दूरी ऊपर उठती है। और जो B है यानी जो छोटी घिरनी है जिसका डायमीटर D2 है, उस पर नीचे कितनी आएगी, पाई D2। अतः निचली घिरनी पर डोरी की शुद्ध चाल क्या हुई, बड़ी से छोटी को घटा दो यानी पाई D1 माइनस पाई D2। निचली घिरनी द्वारा ऊपर चली गई दूरी यानी भार को कितना ऊपर उठाया, यानी पाई D1 माइनस पाई D2 बाई 2 इज इक्वल टू W, यानी ये भार जो उठाया है। तब वेलोसिटी यानी वेग अनुपात क्या होगा, P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी। तो P द्वारा चली गई दूरी कितनी है, पाई D1, क्योंकि जो बड़ी हमारी जो घिरनी है हम उसकी चाल लेंगे, और अपॉन W द्वारा चली गई दूरी वो क्या है, पाई D1 माइनस पाई D2 अपॉन 2। तो हमारा वेलोसिटी रेशो के कितना आ गया, 2D1 अपॉन D1 माइनस D2। नेक्स्ट है हमारा सिंपल व्हील एक्सल यानी साधारण पहिया तथा धुरी। यह एक साधारण मशीन है तथा घूर्णन सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी ये घूर्णन सिद्धांत पर कार्य करती है। चित्र के अनुसार देखो, एक पहिया तथा एक धुरी जिसे हम एक्सल कहते हैं एक ही अक्ष पर आपस में जुड़े हैं, यानी ये जो व्हील है बड़ा और एक एक्सल एक ही अक्ष पर जुड़े होते हैं और एक साथ एक ही दिशा में घूमते हैं। यानी पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो धुरी भी एक ही चक्कर लगाएगी। धुरी के दोनों सिरे बेरिंग पर आधारित होते हैं, अतः यह बेरिंगों में अपनी अक्ष पर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता है। यानी इस बेरिंग के कारण क्या होता है कि ये जो हमारा एक्सल है वो आसानी से घूम सकता है। पहिए पर डोरी लपेटकर उसके स्वतंत्र सिरे पर प्रयास P लगाया जाता है। जो हमारा धुरी है, धुरी जो हमारा एक्सल है, धुरे के एक बिंदु पर दूसरी डोरी बांधती है, यानी दूसरी डोरी बांधते हैं जिस पर हम उसके स्वतंत्र भार पर हम क्या भार लटका देते हैं। चित्र के अनुसार जो हमारा एक्सल है और पहिया है पर जो डोरियाँ परस्पर विपरीत दिशा में लपेटी होती हैं, यानी जो हमने इस डायग्राम में दिख रहे हैं कि जो पहिए पर लगाई गई डोरी की दिशा और धुरी पर लगाई गई डोरी की दिशा वो भिन्न है। माना पहिए का व्यास कैपिटल D और धुरी का व्यास स्मॉल d है, तब माना कि पहिए को एक चक्कर घुमाया जाता है जिससे प्रयास P की क्रिया बिंदु पाई D दूरी चलती है, यानी जो इसका डायमीटर है और वो जो परिधि है तो इस पर इसकी परिधि पर कितनी डोरी लिपट जाएगी, पाई D। चूँकि पहिया एक चक्कर में चक्कर चलता है तो धुरी भी एक चक्कर घूमती है और धुरी का व्यास कम है तो उस पर रस्सी कम लिपटेगी, तो वो क्या हो गया W, तो भार W कितना उठेगा, पाई D ऊपर उठेगा, स्मॉल पाई D। क्योंकि दोनों डोरियाँ विपरीत दिशा में लिपटी हैं तो अगर W नीचे खींचेंगे, P नीचे की तरफ खींचेंगे तो W ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तब हमारा वेग अनुपात क्या हुआ, P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी। तो P द्वारा चली गई दूरी कैपिटल पाई कैपिटल D अपॉन W द्वारा चली गई दूरी पाई स्मॉल d। तो क्या होगा D बाई D, यानी वेलोसिटी रेशो क्या हो गया हमारा D कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये हमारा सिंपल व्हील एंड एक्सल है। अगला है हमारा डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल यानी व्यासांतर पहिया तथा धुरी। यह मशीन जो हमारा साधारण पहिया और धुरी था उसका संशोधित रूप है। इससे हम अधिक मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक पहिया A, एक बड़े व्यास की धुरी B तथा एक छोटे व्यास की धुरी C होती है। यानी इसमें एक पहिया है देखो A, इसमें दो धुरी हैं जिसका एक का व्यास ज़्यादा और एक का कम है। ये तीनों एक ही अक्ष पर फिक्स हैं और एक ही दिशा में घूमती हैं। धुरी के दोनों सिरों पर लगी जो बेरिंग है, बेरिंग में ये मशीन स्वतंत्रता से घूम सकती हैं, यानी धुरी के दोनों सिरों पर बेरिंग लगा है। पहिए A पर एक डोरी
लिपटी रहती है और प्रयास पी इस डोरी के जो स्वतंत्र एंड है उस पर पी लगाया जाता है, प्रयास लगाया जाता है। दूसरी डोरी, दोनों धुरी जो हमारी धुरी हैं बी और सी इस प्रकार लपेटी जाती हैं कि बीच के भाग, जो उनका बीच का भाग है, भाग पर एक अचल घिरनी लटकाई जा सके। यानी जब हम दोनों छोटी और बड़ी धुरी पर हम जब डोरी लपेटेंगे तो उनके बीच में एक पुली लगाई जा सके और जिस पे हम बाहर डब्लू लटका देते हैं। इस डायग्राम में दिखाई देता है। इस चल घिरनी पर डब्लू बाहर लटकाया जाता है। दोनों धुरियों पर रस्सी या डोरी के सिरे को आपस में विपरीत दिशा में लपेट जाता है। यानी जो बड़े धुरी पर रस्सी के लपेटने की दिशा और छोटी धुरी पर रस्सी के लपेटने की दिशा भिन्न भिन्न होती है। पहिए तथा छोटी धुरी पर डोरी एक ही दिशा में लपेटी जाती है। यानी पहिए पर जो डोरी लपेटी है और जो छोटी धुरी पर डोरी लपेटी है उनकी दिशा सेम होगी, तथा बड़ी धुरी पर इनके विपरीत दिशा में डोरी लपेटी जाती है। क्रियाविधि क्या है? पहिए की डोरी पर प्रयास पी लगाने से तीनों एक साथ घूमते हैं, जिससे बड़ी धुरी बी पर डोरी लिपटती है तथा छोटी धुरी पर डोरी खुलकर नीचे आती है। अतः प्रत्येक चक्कर में डोरी लिपटती अधिक है और खुलती कम है, अर्थात इसलिए भार डब्लू ऊपर उठता है। बड़ी धुरी, छोटी धुरी और जो हमारा पहिया है वो एक ही दिशा में रस्सी लिपटी है, तो इसलिए डोरी खिंचती ज़्यादा है और खुलती कम है। माना पहिए का व्यास कैपिटल डी है और बड़े तथा छोटे धुरी का जो व्यास है क्रमशः D1 और D2 है, तो पहिए के एक संपूर्ण चक्कर में प्रयास P द्वारा चली गई दूरी क्या है? पाई D। और बड़ी धुरी B पर जो रस्सी लिपटी है उसकी लंबाई क्या है? पाई D1। और धुरी C पर जो डोरी उतरी है उसकी जो लंबाई क्या होगी? पाई D2। और भार जो ऊपर उठा है वो क्या होगा? पाई D1 माइनस पाई D2 अपॉन 2। तब वेग अनुपात क्या हुआ हमारा? P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी, यानी पाई D अपॉन पाई D1 माइनस पाई D2 अपॉन 2। तो वेग अनुपात हमें क्या मिला? 2D अपॉन D1 माइनस D2। अब है हमारा वर्म एंड वर्म व्हील। इसको हम स्क्रू और वर्म पहिया भी कहते हैं। इस मशीन में एक चूड़ीदार छड़ या साधारण पेच होता है जिसे हम वर्म कहते हैं। जो ऊपर वाला वर्म कहलाता है, डायग्राम में देख रहे हैं। यह वर्म एक दांतेदार पहिए से मिलता है, जो ये वाला है दांतेदार पहिया, इसे हम वर्म व्हील कहते हैं। इस दांतेदार पहिए को वर्म व्हील कहते हैं। वर्म के एक सिरे पर एक हत्था या हैंडल जिसे कहते हैं, जिसका व्यास D है, पहिए से जुड़ा है। ये देखो हैंडल है जहाँ पर हम प्रयास लगाएंगे, इसका डायमीटर क्या है? D है। इसमें रेडियस दिखाई है। R लंबाई के इस हैंडल पर प्रयास हम P लगाते हैं और वर्म को घुमाते हैं। यह वर्म अपने साथ मिलने वाले वर्म व्हील को घुमाता है। वर्म पहिए के केंद्र पर एक ड्रम, जो हमारा वर्म व्हील है उसके केंद्र पर एक ड्रम लगा होता है, जिस पर रस्सी या डोरी एक सिरे पर बांध दी जाती है। इस डायग्राम में देख रहे हो, एक बीच में ड्रम लगा है और उसके एक सिरे पर भार लटका है, तथा दूसरे सिरे पर उठाया जाने वाला भार डब्लू लटका दिया जाता है। अब माना वर्म व्हील पर दांतों की संख्या T, रेडियस ऑफ ड्रम स्मॉल r, और जो हमारा हैंडल है उसकी लंबाई या प्रयास पहिए की त्रिज्या या डायमीटर कह लो, तो डायमीटर होगा तो कैपिटल D और यहाँ त्रिज्या लिए तो हमने कैपिटल R। डोरी द्वारा ड्रम पर लटकाया गया भार W, हैंडल पर लगाया गया प्रयास P है। जब हैंडल को एक चक्कर घुमाते हैं तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 2 पाई R या पाई D कह लो। हैंडल पर प्रयास P के एक चक्कर में वर्म, जो चूड़ीदार छड़ है, भी एक चक्कर घूमती है। एक चक्कर में वर्म की चूड़ी वर्म पहिए के एक ही दांते को धकेलकर आगे बढ़ाती है। यानी अगर ये एक चक्कर घूमेगा हमारा ऊपर वाला वर्म, तो जो
इसकी चूड़ी है तो इसके एक दांतों को ही आगे धकेलेगी, अतः वर्म के एक चक्कर में वर्म पहिए का चक्कर 1/t होगा, यानी हमारी t क्या है, दांतों की संख्या है। चूँकि वर्म पहिए के साथ ड्रम भी घूमता है इसलिए 1/t चक्कर में ड्रम पर लपेटी गई दूरी, जो ड्रम पर जो डोरी लपेटी है वो कितनी होगी, 1/t इंटू πd या 2πr। जो हमने रस्सी लपेटी है उसके एक चक्कर में वो क्या होगी, 1/t इंटू 2πr। तो बाहर W के उठने की दूरी क्या होगी, 1/t इंटू 2πr, यानी जितना वो घूमा उतना ही उठेगा ऊपर। 2πr की जगह हम πd भी ले सकते हैं। तब वेग अनुपात क्या हुआ हमारा, p द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी, यानी 2π कैपिटल R अपॉन 2π स्मॉल r अपॉन t। तो 2π से 2π कैंसिल किया, बचा RT अपॉन R, यानी वेलोसिटी रेशो क्या आ गया हमारा, RT अपॉन R। अब है हमारा स्क्रू जैक। एक पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसे स्क्रू जैक या स्क्रू लिफ्टर के भी कहते हैं। स्क्रू जैक एक अत्यंत उपयोगी मशीन है। इसका उपयोग काफ़ी अधिक लोड उठाने में, कुछ ऊंचाई तक उठाने में किया जाता है, यानी काफ़ी अधिक लोड हो और उसे कुछ ऊंचाई तक उठाना हो। जैसे हम कार उठाते हैं स्क्रू जैक से, जब गाड़ियों में पंचर हो जाता है तो वहाँ स्क्रू जैक का हम इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल स्क्रू जैक और डिफरेंशियल स्क्रू जैक। तो सबसे पहले सिंपल स्क्रू जैक, इसका मुख्य भाग एक चूड़ीदार छड़ या स्क्रू होता है। देखो जो बीच में है ये स्क्रू है, जो एक स्थिर नट, ये जिसे हम डिबरी कहते हैं, डिबरी में घूमकर ऊपर या नीचे चलता है। इसकी बॉडी ही डिबरी का काम करता है, यानी जो इसकी बॉडी है वो नट का काम करती है। इसके स्क्रू पर R लंबाई का हैंडल या R त्रिज्या का एक पहिया लगा होता है। ऊपर देखो हैंडल जिस पर हम प्रयास लगाते हैं। उठाए जाने वाला भार W स्क्रू के हेड पर रखा होता है, यानी इसके ऊपर रखा होता है। इसके हैंडल पर प्रयास P लगाकर एक चक्कर घुमाने में इसका स्क्रू पिच के बराबर दूरी ऊपर या नीचे चलता। पिच होती है दो जो थ्रेड हैं स्क्रू की, उनके बीच की दूरी, यानी दो थ्रेड के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। हैंडल को एक चक्कर घुमाने में प्रयास P द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 2πr, या हम πd कहते हैं। एक ही चक्कर में भार द्वारा चली गई दूरी बराबर पिच होगी, यानी W = P हो गया। तो वेलोसिटी रेशो क्या हो गया, P द्वारा चली गई दूरी अपॉन W द्वारा चली गई दूरी। P द्वारा कितनी चलेगी, 2πr, और W P है तो 2π/P। अब है हमारा डिफरेंशियल स्क्रू जैक। इसे हंटर स्क्रू जैक भी कहते हैं। इसमें दो स्क्रू A तथा B होते हैं। बड़े स्क्रू A के अंदर तथा बाहर दोनों ओर चूड़ियाँ होती हैं, यानी इसके जो थ्रेड हैं वो दोनों ओर होते हैं, बाहर भी और अंदर। इसके अंदर वाली चूड़ियों में कम व्यास वाला स्क्रू B केवल ऊपर या नीचे ही अक्षीय दिशा में चल सकता है, घूम सकता है। छोटे स्क्रू पर ही भार W रखा जाता है। बड़े स्क्रू A को हैंडल द्वारा बॉडी में घुमाकर ऊपर या नीचे चलाया जाता है। दोनों स्क्रू A तथा B पर बाहर बनी चूड़ियाँ एक ही दिशा में होती हैं, अतः जब स्क्रू A ऊपर की ओर उठता है तब स्क्रू B नीचे की ओर गति करता है। माना हत्थे की लंबाई या उसका जो प्रयास की जो त्रिज्या है वो R है या डायमीटर कैपिटल D है। बड़े तथा छोटे स्क्रू की जो पिच है वो क्रम से PA और PB है। हत्थे के एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, 2πr है। प्रयास द्वारा चली गई दूरी भी 2πr ही होगी, तथा एक चक्कर में बड़े स्क्रू A अपनी पिच PA के बराबर ऊपर उठता है, जिसके साथ साथ छोटा स्क्रू B भी अपनी पिच PB के बराबर दूर नीचे चलता है। अतः भार W द्वारा ऊपर उठने में तय की गई दूरी क्या होगी, PA - PB, क्योंकि वो ऊपर उठा वो नीचे गया। तब वेग अनुपात क्या होगा, P/W, यानी 2πr/PA - PB।